हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियदर्शनी डी कोड। सो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मतलब सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ कि आखिर मैं क्यों हर वीडियो में ये बोलती थी कि मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, ऐसा मैं क्यों कहती थी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊँगी। हुआ यूँ कि जो मेरी बच्ची का जो केस है, लाइक मैं हर बच्चे अच्छे होते हैं। पहले मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि हर बच्चे अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी भी माँ का बच्चा हो, हर बच्चा अच्छा होता है। कोई भी ये नहीं होता, बच्चे के लिए नहीं होता कि इनका बच्चा अच्छा, उनका बच्चा अच्छा। बट स्टिल ऐसा भी होता है कि अगर घर में एक एट अ टाइम 2 बच्चे हो रहे हैं, मतलब आपके किसी जानने वाले को या किसी को भी, और उसमें से एक बच्चा बिल्कुल अच्छा ना हो और एक बच्चा बहुत सुंदर हो, तो थोड़ा-सा दुःख होता है। और ये दुःख मैंने खुद फेस किया है, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया था कि मतलब मेरी गन्नी और मेरी सिस्टर का बेटा दोनों मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ का दोनों में डिफरेंस है। और जब वो पैदा हुआ था तो वो बहुत सुंदर था, उसके बाद ये पैदा हुई तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जब भी कोई देखने आता तो हालाँकि कुछ कहता नहीं था कि बेकार है, अच्छा, कुछ कहता नहीं था। लेकिन लगता तो अपने मन में था ही यार कि मतलब मेरा बच्चा सुंदर हो सकता था, बट अच्छा हुआ नहीं। बहुत चीज़ें दिमाग में चलती हैं। तो आज मैं वही सीक्रेट रिवील करूँगी कि क्यों आज मैं उसको देख के इतनी खुश क्यों होती हूँ, और सारे शॉर्ट्स में ये क्यों कहती हूँ कि बहुत अच्छा बच्चा, मेरा बच्चा प्यारा है, मेरा बच्चा ये है, ये एंड ऑल दैट। आज मैं वही आपको रिवील करूँगी। तो ये जर्नी शुरू होती है, मेरी गन्नू की जर्नी शुरू हुई इस दुनिया में आने के बाद। दैट इज़ ऑन 3 मार्च, यस 3 मार्च 2021 को ये पैदा हुई थी। जबकि इन्हें आना था अप्रैल लास्ट में, बट ये पहले ही समय से पहले ही हो गई, क्योंकि ये प्रीमैच्योर डिलीवरी का केस है। दैट इज़ द माई गन्नू इज़ केस ऑफ प्रीमैच्योर डिलीवरी। प्री मैच्योर डिलीवरी के केस में मतलब प्री मैच्योर बेबी के केस में इनको जैसे ही डिलीवरी हुई तुरंत इनको रखा गया एनआईसीयू के अंदर, क्योंकि इनका डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ था। बस हुआ ये था कि इनका स्केलेटन बना था और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चढ़ी थी बस, और बाकी बॉडी में इनके कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इनका वेट आप जानेंगे तो आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे कि 1.5 किलो का बच्चा ये हुई थी, सिर्फ 1.5 किलो की थी। आज की डेट में तो मतलब अच्छी खासी दिखती हैं ये। एंड मैं वही बताऊंगी कि कैसे अच्छी हुई, क्या हुई, कैसे हुई, हमने कितना, मतलब मैंने तो नहीं, मतलब ऑब्वियसली जिसने इनका टेक केयर किया है उसने कितना मेहनत किया इनके ऊपर, वो सब मैं डिस्कशन करूँगी वीडियोज़ में। बट पहले मैं ये बताती हूँ कि एनआईसीयू में जब ये गई तो उनके साथ क्या हुआ, एनआईसीयू के बच्चों के साथ क्या होता है, कैसे होता है, वो बच्चे वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि मेरा जो एक्सपीरियंस था मतलब इस फील्ड में, आई मस्ट से कि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाले को, मतलब उनका एक्सपीरियंस सामने वाले का सेम प्रॉब्लम से कैसा एक्सपीरियंस है, तब तक हम नहीं समझ सकते जब तक कि हम खुद उसको एक्सपीरियंस ना करें। हुआ ये कि मेरी कॉलोनी में भी एक ऐसा केस हुआ था कि बच्चा 7 मंथ में ही डिलीवर हो गया था। आज की डेट में वो जो बेबी बॉय था वो बहुत बड़ा हो चुका है, मतलब 25 साल से ऊपर उसकी एज हो गई है। तो जब वो बच्चा हुआ था तो लोग बताते थे उसके बारे में कि बहुत छोटा सा हुआ था। एंड उसको उसकी मदर हमेशा मतलब वो जो तेल होता है, सरसों का तेल होता है, उसमें उसकी मालिश करती थी हमेशा। हर 2-2 घंटे पे मालिश कर करके उसको कॉटन में रैप कर देते थे, ताकि बॉडी में गर्माहट बनी रहे और बच्चा अच्छे से मतलब सर्वाइव करे। ऐसा लोग कहते थे कि ऐसे लोग करती थी मदर। तो मदर उनकी ऐसा करती थी। तो होता ये है ना कि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस ना करें तब तक हम दूसरों वाले का दुख नहीं समझ सकते। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था और ना ही कभी मेरे इस पे बातों पे ध्यान जाता था कि हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन जब मेरी गन्नी पैदा हुई, इस दुनिया में आई, तो हालांकि अब टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई थी। 25 साल पहले जब वो पैदा हुआ था तभी सब चीज़ें नहीं थी, बट आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है कि बच्चा तुरंत डिलीवर हो रहा है। उसको प्रॉपर जो जो कंडीशंस, मतलब वो बच्चा प्री मैच्योर अगर बच्चा है तो उसको प्रॉपरली हम एनआईसीयू में रख देते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाए। तो एनआईसीयू में डाल दिया जाता है बच्चा डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे। तो वही चीज़ें गन्नू के साथ भी हुई थी। गन्नी भी हमारी गई थी एनआईसीयू में, 10 दिन तक वो एनआईसीयू में थी। लेकिन मैं अगर सही बताऊँ ना तो किसी भी माँ को ये दिन ना देखना पड़े। हालांकि वो दुख सिर्फ उसी को, वो दुख और वो जो टाइम निकला होता है ना, सिर्फ वही रियलाइज़ कर सकता है जो उस बच्चे के आसपास रहा हो या मदर। तो अगर मैं बात करूँ अपनी, तो बीइंग द मॉम मेरा कोई बहुत अच्छा एज अ बच्चे का मैंने अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ नहीं किया है जितना मुझे करना चाहिए। बट जिसने भी उसकी टेक केयर की है मैं उसको हमेशा दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमेशा, कि उसकी वजह से यार मेरा बच्चा इस दुनिया में है। क्योंकि होता ये है ना कि लोगों को बस लगता है कि अरे बहुत ईजी है, बहुत ये, लेकिन इतना ईजी नहीं होता है। जिस दिन हम जब जाते थे उसको एनआईसीयू में देखने, मतलब 10 दिन तक तो एनआईसीयू में थी वो। विजिट के टाइम में सुबह शाम जाते थे देखने। तो वो जो चैम्बर होता था ना, उसमें एक रूम में अगर आप जाओगे तो ऐसे मशीन रखी होती थी, 6-6 मशीन से, जैसे जेरोक्स मशीन होती है सेम वैसे ही मशीन्स होती थी। और ऊपर से ऐसे अम्ब्रेला टाइप का स्ट्रक्चर बना होता था, हर बच्चा उस पर सुलाया गया रहता था। मैं कहीं पिक्चर इंसर्ट करूँगी, आप देखना कि किस तरह से उस एनआईसीयू पे बच्चे सुलाए रहते हैं।
तो उस तरह के आप रूम में जब मतलब हर ट्रांसपेरेंट रूम होता था, हर में विंडो पैनल वगैरह डोर्स पे लगे होते थे, आप बस बच्चे को दूर से देख सकते हो। मतलब कहीं पे भी फिजिकल टच अलाउड नहीं था, मतलब आप जब बच्चा छू नहीं सकते, पास जाके नहीं देख सकते, बस दूर से देख सकते हैं। तो पहले तो जब वो एडमिट हुई तो मम्मी ने सिर्फ मुझे फ़ोटो भेजी थी, मैंने बस फ़ोटो उसकी देखी थी, तो हालाँकि दुःख तो बहुत होता था। मैं यहाँ फ़ोटो लगाऊँगी, आप देखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दुःख होता था कि ऐसा लगता था कि पता नहीं ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेंगी, बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में चलती हैं। एंड ये भी फैक्ट है कि जिसकी चीज़ होती है, दुःख भी और तकलीफ़ भी उसी को पता चलती है, दूसरों को पता नहीं चलेगा। सो हुआ ये, जब मैं आईसीयू में जाते थे देखने, क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने भी कभी किसी का देखा नहीं था। तो देखते थे कि 6-7 बच्चे अगर एक रूम में सोए हुए हैं हर एक मशीन्स पे, तो जैसे जो हर चैम्बर में जो सबसे ख़राब बच्चा था, मतलब बच्चे रोज़ बदलते रहते थे। ऐसा नहीं है कि आप आज सुबह जा रहे हो तो वहीं से 6 बच्चे मिलेंगे, नहीं। वो उसमें कुछ बच्चे डिस्चार्ज होकर चले गए रहते थे, कुछ नए बच्चे आते थे, या तो कोई बच्चे दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिए जाते थे, ऐसे होता था। तो उन 6-7 बच्चों में ना सबसे जो ख़राब केस था, मतलब वो सिर्फ़ मेरे बच्चे का था। मतलब इसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि इसका सर इतना सही था, इतना सही सर था। जबकि मैंने जितना बीएड में पढ़ा है कि जब बच्चा डिलीवर होता है तो उस डिलीवरी के बाद मतलब बच्चे का जो सर होता है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/4 बॉडी का वेट वो सर का होता है। तो मेरे बच्चे के केस में वो भी नहीं था, मतलब इतना छोटा-सा सर था उनका। उस सर पे एक बाल नहीं था, एक बाल नहीं था। बस पतले-पतले उनके पैर पता चलते थे बस। तो जब भी हम बाहर से देखते थे ना, तो बस अपना पैर वो अपना खड़ा की रहती थी ऐसे करके, एक पैर के ऊपर एक पैर रखी रहती थी। तो इतना ही देख के हम खुश जाते थे कि येस शी इज़ सर्वाइविंग नाउ। उसका पैर वैर हिलता रहता था, बस इतना ही देख के हम खुश जाते थे। हाँ, कोई देख के आए तो बता देता था कि हाँ ठीक है, ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, मतलब यही लगता था। तो ऐसे करके हमने कई दिन निकाले। एक दिन हम फिर गए तो वहाँ हमने देखा कि सारे बच्चे सोए हुए हैं, और सबके तो नहीं, मतलब मुँह पे कुछ नहीं लगा था, लेकिन तो उस दिन हमने देखा कि सारे बच्चों के उस पे फेस पे तो मैंने नहीं देखा था, हाँ, लेकिन इसके केस में देखा था कि इसकी जगह चेंज हो गई थी, एंड ये एक दूसरे एक मतलब अलग से जगह पे कॉर्नर में सुलाई गई थी मशीन के ऊपर। एंड इसके फेस पे ना ब्लू से मतलब फोटोथेरेपी दी जा रही थी। तो मैं मुझे वो दिन भूलता नहीं है कि मतलब इतनी तकलीफ हो रही थी उसे देख करके, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि क्या ही बोलूँ, जैसे हेलमेट होता है वैसे इसके सर पे रखा गया था, और उसमें से ब्लू रेडिएशन निकल रही थी। तो बस वही चल रहा था। ख़ैर सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत दुःख भी होता है उस दिन याद करो तो। तो बस यही सब चीज़ें थी, बहुत दुःख होता था कि मतलब एक अच्छा ख मतलब अगर ठीक-ठाक होता तो शायद ये सब दिन नहीं देखना पड़ता, बट कैसे-कैसे करके वो टाइम निकला, 10 दिन निकला। एंड एनआईसीयू के अंदर ना मैं बस यही मतलब किसी भी माँ को ये चीज़ ना दिन ना देखना पड़े कि जो मैंने अपने बच्चे के साथ देखा, या जो मतलब जो मेरी मम्मी ने और हमने जो समय निकाला है उस बच्चे के साथ, भगवान ना करे कभी किसी को देखना पड़े, किसी माँ के साथ ऐसा हो। सो इसके बाद वो मतलब फ़ोटोथेरेपी वगैरह हुई। एंड अब मैं आपको बताऊँ कि एनआईसीयू के अंदर अगर किसी का बच्चा जाता है ना, तो मुझे लगता है कि सबसे दुःख की बात उस टाइम वही होती है। भगवान कभी किसी को ये दिन ना दे। ख़ैर कोई नहीं, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर उसके बाद हर दिन मतलब बच्चे का सैंपल लेते थे, कभी ब्लड निकालना, कभी ये करना है, कभी वो करना, लेकिन हाँ, वो इन्फॉर्म करते थे कि आज हमने ब्लड सैंपल लिया है, हमें ये टेस्ट करवाना है, हमें वो टेस्ट करवाना है, तो वो ब्लड सैंपल भी लेते हैं बच्चे का। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली बस उसको एक दिया जा रहा है, एक एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट हो, ऐसा भी नहीं है। उनके ट्रीटमेंट भी बहुत सारे चलते रहते थे। दूसरी चीज़, उस टाइम कोरोना का टाइम था, डर भी लगा रहता था कि मतलब किसी के टच से बच्चे को कुछ हो ना, बहुत चीज़ें दिमाग में आती थी क्योंकि कोरोना बहुत पीक पे था उस टाइम। तो ऐसे करके एनआईसीयू के अंदर वो 10 दिन निकले उनके, हम लोग बस बाहर से देख के खुश हो लेते थे कि चलो ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद लास्ट जो मतलब 8 दिन बाद 9-10वें दिन डॉक्टर ने मतलब बोला कि हम इनको नॉर्मली रूम में मतलब रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, एंड वी विल सी कि बच्चे का क्या रेट है, किस तरह से ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको 8वें दिन 9वें दिन मतलब उन्होंने एक रूम में रखा, और ऑक्सीजन उनको प्रॉपर प्रोवाइड किया गया। उसके मुंह पे मास्क लगा रहता था, हमेशा ऑक्सीजन उसको जाता रहता था। ऐसे मास्क नहीं, ऐसे मतलब हेलमेट होता था, ऐसे हेलमेट जैसा ऑक्सीजन सिलेंडर बगल में होता था, उससे बार बार ऑक्सीजन लेना लेना रहता था। फिर हमें वहाँ बैठ के देखना पड़ता था। आप देखते रहो तो 2 रात हम बच्चे के साथ थे, जब वो चैम्बर से निकल गई उसके बाद, कि ये देखना था कि बच्चा प्रॉपर रूम टेम्परेचर पे या बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो ठीक से सर्वाइव कर रहा है या नहीं। और उसमें ऑक्सीजन का जो वहाँ पे जो मीटर लगा था, उसमें चेक कर रहा था कि ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन ना हो। और उस टाइम में भी फ़ैन रूम में नहीं चलाना था, और एकदम नॉर्मली मतलब बहुत चीज़ें होती थी। नर्स आती थी, वो उसको यहाँ पे कॉटन लगा के बच्चे के, और वो स्पून से दूध पिला के चली जाती थी। तो ऐसे करके ना मतलब वो टाइम जो हमारा निकला ना, वो बहुत ख़राब टाइम था। उसके बाद डॉक्टर ने रिकमेंडेशन किया कि हाँ ठीक है, फिर आप ले आ सकते हैं बच्चे को घर। फिर घर बच्चे को बच्चे को घर ले आने की तैयारी शुरू कर दिए। फिर ढेर सारी मेडिसिन लिखी। एंड सबसे बड़ा दुःख मुझे उसी टाइम हुआ। पहले तो हमें नहीं पता चला क्योंकि बच्चा हमसे दूर था, हमें इतना पता नहीं चला कि क्या-क्या उसके साथ हो रहा था। उसके बाद जिस दिन उसको डिस्चार्ज करना था,
उस दिन उसके इतने ट्रीटमेंट हुए, इतने सारी थेरापीज़ उसकी हुई, थेरापीज़ नहीं बोल सकते, बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए। मैं सब बताऊँगी क्या होगा। जब बच्चा डिस्चार्ज होने लगता है आपके एनआईसीयू से, डॉक्टर जब अपने एंड से सब कुछ कह देते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है, जब वो स्टैम्प लगा के दे देते हैं कि हाँ बच्चा इज़ ऑल ओके, तभी आप ले आ सकते हैं बच्चे को, अदरवाइज़ वो अपना फिर आगे का प्रोसीजर बताते हैं। तो जब मेरी बच्चे जिस दिन डिस्चार्ज होना था, उस दिन उसके कान का ट्रीटमेंट हुआ, उसकी आँख का ट्रीटमेंट हुआ, उसके मतलब हर ऑर्गन का टेस्ट हुआ कि वो सब सही कंडीशन में है या नहीं। तो जब आती थी ना, जब कान टेस्ट करने आए कि हाँ कान का रेड सब कुछ सही है या नहीं, उनके कान का पर्दा सही है या नहीं, सुन सकेंगे कि नहीं, तो बहुत डर लगता था कि भगवान सब कुछ ठीक रहे। फिर उधर से आती थी, सब अपने कान में बात करती थी, जो नर्सेज होती थी, तो सुन के देख के बहुत डर लगता था। फिर फाइनली कैसे कैसे करके हम घर आए। जब घर आए ना, तो दवा की इतनी पोटली हो गई थी हमारे पास कि आप मैं यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब किस तरह से हमारा वो टाइम निकला। सुबह शाम इनको इंजेक्शन लगता था, घर पे इंजेक्शन लगता था, इनके पैर में बीगो लगा था, उसमें इंजेक्शन लगते थे। एंड इतना पतला सा पैर छोटे से बच्चे का, और उसमें इतने इंजेक्शन जा रहे थे, मतलब खैर वो सब बहुत दुख होता है याद करके। एंड सेकेंडली जब हम उसको घर लाए, डॉक्टर ने बोला कि फ़ैन से बिल्कुल बचाना है, क्योंकि बच्चा बहुत कमज़ोर है, आप बहुत देख रेख करनी है, साल भर तो उसको आप कहीं बाहर मत ले जाइएगा, बहुत देख रेख करिएगा। उनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि नारियल का तेल लगाइए। एंड उन्होंने ये कहा कि हमने कान का तो अपने से देख लिया है, कान तो ठीक है, बट आइज़ का हमें लग रहा है कि प्री मैच्योर के केस में आइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि कभी भी हमेशा जब भी लगे कि हाँ आपका बच्चा प्री मैच्योर या कुछ भी है, तो उसके आई का ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। कि डॉक्टर ने बोला था रेटिना पे मे बी इफेक्ट हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और उन्होंने एक और चीज़ सजेस्ट की थी कि जब भी आप बच्चे की मालिश करें, तो ये जो चीज़ है यहाँ वाली जो नस है, उसको ऐसे दबा दबा के उसको उठाइए, क्योंकि यहाँ की जो क्या होता है ना, जो एनआईसीयू में बच्चे होते हैं, ऑक्सीजन लगने से दब जाता है। तो आप उसको मालिश करिए रेगुलरली, ताकि यहाँ की चीज़ें उठ जाए। और आइज़ के लिए मसाज बताई उन्होंने, यहाँ पे ऐसे ऐसे मसाजिंग करनी थी। तो ये सब जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया, जब उन्होंने डिस्चार्ज किया, नारियल का तेल बताया लगाने के लिए, और फिर हम उनको घर ले आए किसी तरह से। एंड असली जर्नी तो वहाँ से शुरू हुई जब वो घर पे आई। तो घर पे आने के बाद हमने उसको बिना पंखे के सुलाना था, ऊपर से प्रॉपरली उड़ाना था अच्छे से, मतलब चादर वगैरह। एंड वो जो ड्रेस पहनती थी ना, 3 महीने तक उसने वो कपड़े पहने हैं जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड सिर्फ 10 दिन तक पहनता है। और ऊपर से 3 कपड़ों के ऊपर वो पहनती थी, मतलब 3 टी शर्ट उस तरह का पहनती थी जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड सिर्फ 10 दिन तक पहनता है। वो 3 महीने तक उसने उस कपड़े पहने हैं। एंड बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते थे कि अरे कैसा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसे चीज़ें। तो मैं किसी वीडियो में उसको भी कवर करूँगी, लोगों के कमेंट्स की कितने कितने कमेंट्स सुनने को मिले थे। लेकिन वो जो टाइम हमारा निकला था ना, कि घर ले आए हम, फिर मम्मी ने मेरी बहुत टेक केयर की, मेरे बच्चे की बहुत टेक केयर की है उसने 6 महीने तक। और दूसरी चीज़ ये भी था कि जब वो मतलब प्री मैच्योर के केस में शायद ये ऐसा होता ही है कि रात में अगर आप दूध पिला के सुलाओ, फटाक से सब पूरा वॉमिट कर देना। और ऊपर से वॉमिट जब करती थी ना, तो अजीब सी आवाज़ निकलती थी, और ऐसे मतलब आवाज़ मुंह से निकालती थी। तो बहुत डर लगता था। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत हमने फेस की हैं। रात भर मेरी मदर जगती थी, मतलब हम बारी बारी जगते थे, मुझे तो बहुत नींद आती थी, बट मेरी मम्मी बहुत, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आपको एक जना को रात में जगना है, कि देखते रहना है, क्योंकि बच्चा तो बोल तो सकता नहीं है, आपको ध्यान रखना है। हम बिना फ़ैन चला के मार्च में गर्मी में बिना फ़ैन चलाए, बिना कूलर एसी तो हटा ही दो, फ़ैन चलता नहीं था। एंड उसको उसी कमरे में लाइट ऑन करके और बिना फ़ैन चलाए बच्चे को सुलाते थे। मम्मी मेरी जगती थी, सुबह उठ के सारा काम भी करती थी घर का, ऑब्वियसली मैं भी जगती थी जितना हो पाता था। एंड ऐसे करके हमारा वो टाइम निकला। एंड बस मैं यही कहूँगी कि ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने वो फेस किया है कि जब बच्चा इस तरह का अगर आपका पैदा हो, और फिर धीमे धीमे जब वो डेवलप हो करके, जब वो दुनिया में आने के बाद, उसके ऊपर इतनी केयर करने के बाद, जब बच्चा अच्छा हो जाता है, अब 1.5 किलो के बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे की तरह देखा जाने लगा। जब 1.5 किलो का बच्चा एक नॉर्मल बच्चे जैसा हो गया, तब मतलब एक सुकून मिलता है ना। तो वो यही रियलाइज़ होता है कि हाँ यार मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। बस इसलिए मैं अपने बच्चों को कहती हूँ बहुत अच्छा बच्चा, बच्चे सबके अच्छे होते हैं। बट येस, ये था कि मेरे बच्चे का जो केस था, वो सबसे बेकार केस में से एक था। तो लेकिन आज की डेट में वो सब कुछ अच्छा हुआ, थैंक्स टू गॉड। एंड मेरे वेल विशर्स जिनकी दुआओं की वजह से मेरा बच्चा अच्छा हुआ। बट इसकी इतना ही सब इतने पे ख़त्म नहीं हुआ था, उसके बाद भी बहुत कुछ चीज़ें हुई। तो मैं आपको ज़रूर सब बताऊंगी, सब कुछ आगे मैं बताऊंगी, सीक्रेट रिवील करूंगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।